हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं, वो भी पेपर वन के। तो शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले एज ऑलवेज अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो यहाँ पर आपके लिए जानने जैसा ये है कि पेपर वन जो है 100 मार्क्स का है, जिसमें आपको 50 मार्क्स चाहिए पासिंग के, और इसमें पूरी संस्कृत कंप्लीट संस्कृत ही होगी। और पेपर टू में 100 मार्क्स का पेपर टू होगा, इसमें आपको मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए। और इसमें जो है संस्कृत 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे ऑन आयुर्वेद इतिहास। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे थेरोटिकल पेपर की। तो थेरोटिकल पेपर जो है पेपर वन और पेपर टू दोनों 100 मार्क्स के हैं, और टोटल हो जाता है 200 मार्क्स। और इस 200 मार्क्स में से आपको पासिंग के लिए 100 मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो अगर एवरेज निकाला जाए तो पेपर वन में 50 और पेपर टू में 50। तो यहाँ पे बताने का तात्पर्य ये है कि आपके ना कि सिर्फ संस्कृत, जितने भी बाकी के सब्जेक्ट हैं उनमें यदि आपको एक दो पेपर का चीज़ है, मतलब पेपर वन पेपर टू कौन से ऐसे पदार्थ विज्ञान में है, रचना शरीर में है, क्रिया शरीर में भी है, और यहाँ पे संस्कृत में भी है। ठीक है, तो सिर्फ मेरे हिसाब से संहिता अध्ययन एक सिंगल सब्जेक्ट है, बाकी के चारों सब्जेक्ट आपके पेपर वन पेपर टू के फॉर्म में ही है। तो जिन भी पेपर में पेपर वन पेपर टू की चीज़ होती है, वैसे पेपर में क्या क्या आपने को करना है, दोनों मिला करके हमें 100 मार्क्स क्रॉस करने हैं पासिंग के लिए। तो कहना ये है मुझे कि अगर एक पेपर आपका ख़राब जाता है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकेंड पेपर में उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको दोनों में ही पढ़ाई अच्छे से करनी है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पहला पेपर अगर आपका मतलब 50 मार्क लगता है, आपको 40 के पास आ रहा है, तो सेकेंड पेपर में आप 60 मार्क लेकर के उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको कवर करना पड़ेगा, है ना। बेस्ट यह है कि दोनों का अच्छे से पढ़ाई करें और पास हो जाए। आपने को रिस्क नहीं लेना है। मैं एक आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि जिसमें फॉर एग्जांपल आपका किसी सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर खराब गया, तो मायूस नहीं होना है। दूसरे पेपर के लिए एडी चोटी का दम लगाना है, जिसकी वजह से आपका दोनों मिला करके आपकी पासिंग निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो आपका प्रैक्टिकल वाइवा 75 मार्क्स का होगा, आपका इलेक्टिव 10 मार्क्स का होगा, और आपका इंटरनल असेसमेंट 15 मार्क्स का। तो टोटल 100 मार्क्स की प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। इसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो टोटल सब्जेक्ट में क्या है, 200 मार्क्स की थेरी प्लस 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो 300 मार्क्स का आपका टोटल इवेल्युएशन संस्कृत में होने वाला है। तो हम सबसे पहले पेपर वन की बात करेंगे संस्कृत की। तो देखो, पेपर वन में बात ऐसी है कि पेपर वन ऐसा है, इट इज़ जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। अगर आता होगा तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और अगर नहीं आता है तो पासिंग होने के बहुत वांदे है। और पेपर वन, बिलीव मी, मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, लास्ट ईयर का बहुत डिफ़िकल्ट आया था संस्कृत का पेपर वन। आप जाके देख सकते हैं, मतलब सब बच्चे रो रहे थे। मतलब लिटरली मत लो इसे, बच्चे नहीं है रोने वाले, लेकिन सही में बहुत बच्चों के आंखों में आंसू आ गए थे। पेपर बहुत ही टफ था लास्ट ईयर का संस्कृत का पेपर वन। मैं आपको ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। देखो, रियलिटी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये रियलिटी पता होगी तो आप संस्कृत के पेपर वन के लिए डबल मेहनत करोगे, और आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि पेपर वन लास्ट ईयर का जो ट्रेंड है वो ये बताता है कि पेपर टफ आया था। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और इसमें आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, पहले का मेरा जो लास्ट 1 मंथ वाला जो वीडियो है उसमें भी मैंने ये चीज़ बोली। कौन सी चीज़, कि देखो भैया, अगर आपको पास होना है संस्कृत में तो जो सबसे इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स है वो आपको पहले करने पड़ेंगे। अब संस्कृत के पेपर में पेपर वन में इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, देखो, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया, संस्कृत वर्णानाम परिचय हो गया, संज्ञा प्रकरण हो गया। ये जो चीज़ें ये सबसे इजी और स्कोरिंग है। मतलब इसमें से आपके आराम से कम 20 से 25 मार्क्स तो बन ही जाते हैं, और बाकी का आपका संधि समास ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है आपको। अभी आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना होगा। अगर आपने साल भर अच्छे से मेहनत नहीं की
तो अगर आपको अभी पास होना है तो बहुत स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, और जिन्होंने साल भर मेहनत भी की उनको भी अच्छे से स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि उन्होंने साल भर पढ़ा है तो उनका आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 से पहला क्या है, परिचय, संस्कृत वर्णानाम परिचय। अब इसमें ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको संस्कृत की वर्णमाला आनी चाहिए, क ख ग घ यहाँ। पहले तो आप ये कर लिए, लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि इतना यहाँ पर वो ऐसा ग्रांटेड माना जाता है कि आप यहाँ तक आए तो आपको ये पता ही होगा, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा एमसीक्यू आ गया बीच में कि बताइए कितने वर्ण हैं, कितने स्वर है, तो आप टाइम पे गिनते थोड़ी बैठेंगे। तो आपको संस्कृत वर्णमाला का परिचय होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको माहेश्वर सूत्र करना है ना। माहेश्वर सूत्र जो 14 सूत्र है ये अच्छे से करना है। उच्चारण स्थान आपको करना है। उसके बाद बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, ये भी आपको करना है। इस इन तो फर्स्ट जो चैप्टर है संस्कृत वर्णानाम परिचय और ये संज्ञा प्रकरण, ये पूरा जो है मतलब इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं। माहेश्वर सूत्र का भी है, उच्चारण स्थान का भी है, प्रयत्न का भी है, और संज्ञा से भी रिलेटेड वीडियो अपने है ना। संज्ञा सूत्र से रिलेटेड भी वीडियो है। तो संज्ञा प्रकरण में क्या है, संज्ञा की डेफिनेशंस है। अब इसमें से इतने सारे दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इत संज्ञक वर्ण, ये इम्पोर्टेंट है। लोप इम्पोर्टेंट है, एक अदर्शनम लोप है, एक तस्य लोप है। उसके बाद प्रत्याहार, ये इम्पोर्टेंट है, और अनुनासिक और सवर्ण संज्ञा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी के ये सभी जो है आपको पढ़ने हैं, लेकिन मैंने उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट है उपसर्ग। देखो उपसर्ग की सबसे पहले आपको डेफिनेशन देखनी है, उसके बाद नंबर देखने हैं, उसके बाद संख्या देखनी है। तो कितनी होती है संख्या, 22 होती है उपसर्ग की। और मीनिंग एंड अप्लीकेशन ऑफ निम्नलिखित उपसर्ग, इनमें से कोई भी उपसर्ग आपको 5 लेके आएंगे, और उसका आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, कहाँ वो लगता है, उसका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए, और वाक्य में उसका प्रयोग भी आपको करते आना चाहिए। तो ये इतने उपसर्ग इंपॉर्टेंट है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो ये 22 के 22 जो है उपसर्ग, आप इसमें से एक भी नहीं छोड़ सकते, आपको ये सारे के सारे करने पड़ेंगे। उसके बाद आते अव्यय। तो मैं बोला था ना कि जो इजी टॉपिक्स है और स्कोरिंग है वो करने हैं, उसमें मैं अव्यय नाम लेना भूल गया, तो अव्यय इंपॉर्टेंट है, तो आपको अव्यय भी करना है। तो डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ अव्यय करना है, और अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ निम्नलिखित अव्यय। मतलब ये आपको अव्यय का मेरे हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स आता है, लेकिन आपको इसका पूरी तरह से करना है कि इसमें से कुछ भी आए तो आपको एकदम 100% उसकी गारंटी होनी चाहिए, 100% आपको उसको बढ़िया तरीके से डील करते आना चाहिए। तो देखो अपि, इति, खलु, ननु, ही, उच्चय, नीचे, युगपत, सह, सार्धम, पुनः, यावत, तावत, हाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स ही आते हैं मेरे हिसाब से। यदि, तर्हि, यदा, तदा, न, कति, कुतः, सर्वत्र, अन्यत्र, कुत्र, अत्र, तत्र, एकत्र, सदा। तो आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे और ऊपर ब्रैकेट में दिए रहेंगे, तो आपको प्रॉपर उसमें भरने रहेंगे, तो वो इजी रहता है। उसमें से आपको एक भी मार्क नहीं गंवाना है, ठीक है। वो ऐसी चीज़ है, अगर आपने वो गवा दिया, ऐसी छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट नहीं, ऐसी छोटी छोटी इजी चीज़ों में अगर आप मार्क गंवाओगे तो आपका पासिंग होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए ये अव्यय को आप करना है, ये मस्ट चीज़ है आपको पास होने के लिए, करने के लिए। जिस तरह से हमारा संस्कृत वर्णानाम परिचय, संज्ञा प्रकरण, उपसर्ग प्रकरण है, उसी तरह से उतना ही इम्पोर्टेंट अव्यय है, उतना ही इम्पोर्टेंट विशेषण विशेष्य है। तो ये जो इजी वाले चीज़ें आपको पहले करनी है, इनके ऊपर आपको कमांड लेनी, उसके बाद आपको संधि समास, बाकी की जो है शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी, उसके ऊपर जाना है। अब आगे आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। अब अव्यय हो गया। अव्यय के बाद क्या है, कारक। कारक प्रकरण में क्या है, कारक भी देखो, कारक कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, और इतना हार्ड नहीं है जितना संधि समास है। वैसे वो भी हार्ड नहीं है, लेकिन उसके कंसेप्ट थोड़े से हाई लेवल के हैं, स्टार्टिंग में बच्चों को समझ नहीं आते। इवन मुझे भी उसमें बहुत मेहनत लगी थी, लेकिन बाद में मैंने उसको मास्टर कर लिया था, ठीक है। लेकिन कारक ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसका वेटेज भी अच्छा खासा है, और इसके कंसेप्ट भी ईजी है एज कम्पेयर टू संधि समास। तो ये आपको तो बिल्कुल ही अच्छे से करना है। कारक, उसका डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ कारक। कारक के देखो, कारक का डेफिनेशन, उसका मतलब
और कारक कंसेप्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, कारक के भेद और कारक के प्रकार आपको इन फॉलोइंग पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर आपको पता होने चाहिए। देखो, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, है ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, है ना, षष्ठी विभक्ति का कारक नहीं होता, सप्तमी विभक्ति का कारक होता है। तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। तो इन सब का आपको विभक्ति पता होनी चाहिए, इन सब का सूत्र आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रातिपदिका अर्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा, ये किसका सूत्र है? अगर आपको पता है कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन जानता है। ठीक है, तो ऐसे आपको सूत्र पता होने चाहिए। और तीसरा है देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक अप्लीकेशन विद एग्जाम्पल, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे भय के अर्थ में कौन सा यूज होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, है ना। उसके बाद रुच, स्पृह्य, ऐसे ये जो धातु है, कौन से धातु में कौन सा कारक यूज होता है। ऐसे जो द्रूह है, द्रोह करना, है ना, दुह्य, दुह्याच पच, दंडरुच प्रच, है ना, चीब्रूशास जी मत मुश। देखो अभी मुझे इतना टाइम हो गया, ऐसे बहुत टाइम नहीं हुआ लेकिन फिर भी मुझे याद है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो कारक आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। तो उनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक एप्लीकेशन विद एग्जांपल्स है वो आपको करना है। उसके बाद संधि, तो संधि का सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए संधि का। उसके साथ साथ सबसे पहला है स्वर संधि। स्वर संधि तो देखो देखो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसमें सबसे इजी स्वर संधि है। तो आपका स्वर संधि पे पहला आपको मास्टरी होनी चाहिए। तो स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण वृद्धि, यण, अयादि, पूर्वरूप, पररूप, प्रकृति भाव संधि, ये आपको करनी है सारी संधि। उसके बाद हमारा जो दूसरा व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि का ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जश्त्व संधि, चरत्व संधि, अनुस्वार संधि, अनुनासिका संधि। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड का डेफिनेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि भी इंपॉर्टेंट है। मेरा क्या हुआ था, मैंने इतना ध्यान दे दिया स्वर व्यंजन के ऊपर, स्वर संधि व्यंजन संधि, मैं विसर्ग संधि पढ़ना ही भूल गया। उससे क्या हुआ, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल आया और मेरे उसमें 2 नंबर चले गए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको विसर्ग संधि भी करके जाना है। अब ये जो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये है 1 2 3। तो इस 1 2 3 का डेफिनेशन, इसका सूत्र, इसका संधि करना, इसका संधि विच्छेद करना और इसके एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा, ये चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको संधि करनी है ना। उसके बाद आता है समास, जो कि संधि से भी थोड़ा लेवल में हाई है, संधि तो भी हो जाती है एक बार को देखा जाए। समास जो है थोड़ा सा जटिल इसमें आता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे भी बहुत जटिल गया था। लेकिन एनीवेज, इसमें आपको क्या क्या करना है, किस किस पे ध्यान देना है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको परिभाषा, डेफिनेशन देखनी है समास की। उसके बाद आपको समस्त पद और समास विग्रह इसका देखना है। उसके बाद आपको समास के भेद देखने हैं। देखो इसमें अव्ययी भाव समास इम्पॉर्टेंट है, तत्पुरुष समास इम्पॉर्टेंट है, उसमें कर्मधारय द्विगु है, बहुव्रीहि समास तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। उसे उसके साथ साथ द्वंद्व समास भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। और उसके बाद केवली समास नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर नहीं आता है। लेकिन देखो जिस तरह से पिछले बार का संस्कृत का पेपर आया बहुत अनएक्सपेक्टेड था, तो जो भी सिलेबस में आपको सब ही करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। और आपको अगर सिर्फ पास होना है तो आप इम्पोर्टेंट करके भी जा सकते हैं। लेकिन संस्कृत में क्या जैसा है ना कि वो एग्जाम्पल कहाँ से डाल देंगे उनका कोई भरोसा नहीं, इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट भी है उसमें भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी अच्छी खासी, तभी जाके आप उसको क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे और मार्क्स अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इन सब का आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, इनका पैटर्न ये किस तरह से काम करती है, इनकी ट्रिक क्या है, ट्रिक इनकी पता होनी चाहिए कि हाँ बहुव्रीहि समास में क्या है, समस्त पद विग्रह में क्या हमें देखने को मिलता है, द्वंद्व समास में क्या है, कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद गौण है ना, किसमें 2 पद प्रधान है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको बस बता रहा हूँ, एक अप्रोच बता रहा हूँ आपको किस तरह से करना है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, आपको इसका पैटर्न समझना है, ये कैसे काम करता है, ये कंसेप्ट कैसे काम करता है, ये आपको समझना है।
उसके बाद आपको इसके एग्जाम्पल सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप अगर अपने संधि समास सिर्फ ऐसे ही पढ़ लिया, कारक भी उसमें आता है, तो आपको सॉल्व करते नहीं आएगा, आपको उसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे। और इसीलिए मैं इसी चैनल के ऊपर संस्कृत के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स लेके आने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए। जो है इसी चैनल पे बढ़िया तरीके से कवर होंगे, आप बिल्कुल वेट कीजिए, इसके ऊपर वीडियो ज़रूर आएगा। तो एग्जाम्पल सॉल्व बोथ वेज, जैसे कि समस्त पद से समास विग्रह भी आपको करता आना चाहिए, और समास विग्रहित रूप से समस्त पद भी होना चाहिए। मतलब जो है ना, दो पद मिलके एक पद बनता है, वैसे भी करते आना चाहिए। मतलब दो पद दे दिए, उसका क्या बनेगा वो भी आना चाहिए, और जो बना हुआ है उसको तोड़ना भी आना चाहिए। तो बोथ वेज से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तभी आपको समास में मास्टरी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने समास अब तक पढ़ा नहीं है तो बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग मत खपाइए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो कीजिए, जो जो इजी है वही कीजिए। अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके आगे, है ना। और मैं ऐसा इसीलिए कहता हूँ क्योंकि समास ऐसा है कि मतलब मेरा ही खुद का अनुभव है। आप कितना भी करके जाओ, ये ऐसा एग्जाम्पल फेंक देंगे तुम्हारे सामने, तुमको समझ नहीं आएगा। मतलब मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। हालांकि बाद में दिमाग पे जोर आने पर मुझे आया, वो सॉल्व भी किया मैंने और करेक्ट भी हुआ। लेकिन समास थोड़ा सा बच के रहिए इससे, है ना। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको होगा। मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी समास की, ठीक है। तो समास आपको इस तरह से करना है। उसके बाद शब्द रूप, इसका क्या ही कहा जाए, इसने मेरे पसीने छुड़वा रखे थे, क्योंकि इतना सारा लर्न करना टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं होता है। तो मैंने क्या टिप्स फॉलो किए थे शब्द रूप के, मैं वो आपको बता रहा हूँ। शब्द रूप का आपको सबसे पहले कंसेप्ट देखना है। उसके बाद शब्द रूप के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखो, शब्द रूप में बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड लेके आया हूँ। अगर आप ब्लूप्रिंट देखोगे तो बहुत बहुत सारे हैं शब्द रूप। और इसमें जो एग्जाम में आया था वो टुकारांत रुकारांत, क्या मतलब कुछ के कुछ आ गया था पेपर में, जो किसी को पता भी नहीं, किसी ने पढ़ा भी नहीं। इसलिए आप शब्द रूप में मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है, सबसे हाईलाइटेड वो बता रहा हूँ। लेकिन कोई गारंटी नहीं, वैसे भी आप सभी कर नहीं सकते, ये मुझे पता है, मैंने भी नहीं किए थे, वो मैं छोड़ के आ गया था। हर एक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डेफिनेटली हार्ड जाने वाले। तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना ही मतलब सही रहेगा अभी इस टाइम पे। अगर पहले किया होता तो अलग बात, पहले भी करना। ये शब्द रूप मजाक नहीं है, बहुत सारे हैं, ये इतने होते भी नहीं, मैंने भी नहीं किए थे, फालतू दिमाग को टेंशन होता है। तो यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ वही वही आपको करने हैं। तो देखो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो पुल्लिंग के शब्द रूप। इसमें देखो अकारांत में आपको वात वैद्य रुग्ण राम करना है, इकारांत में अग्नि मुनि करना है, उकारांत में ऋतु भानु गुरु करना है, और रुकारांत में नृ धातु और पितृ करना है। अब इसमें कैच क्या है कि एक पैटर्न होता है। अगर आपने बात कर लिया तो वैद्य रुग्ण राम उसी तरह से चलेंगे, इकारांत में आपने अग्नि किया मुनि उस तरह से होगा, उकारांत में ऋतु आपने कर लिया तो भानु गुरु उसी तरह से चलेगा, रुकारांत में नृ किया तो धातु पितृ भी उसी की तरह से चलेगा। तो आपको इसमें से 1 2 3 4 ही लर्न करने, ठीक है। सिंपल कर दिया मैंने आपको, और ट्रिक के साथ लर्न करने। अगर आपको वैसे लर्न नहीं हो रहा है, ट्रिक के साथ लर्न करने। मैंने भी ट्रिक के साथ ही लर्न किया, मनया तस्य ऐसे ट्रिक्स होते हैं। तो आप बोलेगे ट्रिक्स कैसे, कहाँ से ले, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि शब्द रूपानी ट्रिक संस्कृत, तो आ जाएगा आपको। तो वो वीडियो जो भी आएंगे देख के आप ट्रिक सीख सकते हैं। अब स्त्रीलिंग में भी उसी तरह से एक आकारांत करना है, एक इकारांत करना है, एक बड़ी इकारांत करना है और एक रुकारांत करना है। इसमें आप आकारांत में एक बला कीजिए, उसी तरह से कला स्थिरा माला चलेगी। इकारांत में संप्राप्ति कीजिए, उसी तरह से प्रकृति और मति चलेगी। और बड़ी इकारांत में आप धमनी करिए, उसी तरह से आपकी नदी भी चलेगी। और रुकारांत में आप मातृ कीजिए, और बस मातृ ही कीजिए। इसी तरह से आया दूसरा शब्द तो आप लिख सकेंगे। ये मैंने बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिए। अब लेकिन आपको यहाँ पर इसमें से किसी भी कैटेगरी से संबंधित एक दूसरा वर्ड एग्जाम में मिल जाता है, यहाँ पे जो दिए हुए हैं इसके अलावा, तो आप चला सकते हैं ना, पैटर्न तो सेम है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, पुल्लिंग के 4 कैटेगरी के 4 ट्रिक वाइज कर लिए, स्त्रीलिंग के 4 कैटेगरी वाइज कर लिए, और नपुंसकलिंग के आप नपुंसकलिंग देखो, मेरा खुद का मानना ये है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो आप नपुंसकलिंग स्किप कर सकते हैं। क्योंकि नपुंसकलिंग में कैसा है
कौन सा आएगा उसका कोई भरोसा नहीं, और सबसे ज़्यादा खेल नपुंसकलिंग में ही होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा बताना इम्पॉर्टेंट है। तो नपुंसकलिंग में इम्पोर्टेंट क्या है? अकारांत जिसमें पितृ वन है, उकारांत जिसमें अश्रु मधु है, इकारांत जिसमें अक्षी अस्थि वारी दधि है, और रुकारांत जिसमें ज्ञातृ धातृ है। ठीक है, उसके बाद आता है ये धातु रूप। ये भी बड़ा जड़ टॉपिक है, बड़ा ही दिमाग को मतलब निचोड़ देने वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक में दो चीज़ें आती है, एक होती है परस्मैपदी और दूसरी होती है आत्मनेपदी। तो आपको ज़्यादा फोकस परस्मैपदी पे करना है, जिसमें लट लकार, रुट लकार, लंग, विधिलिंग और लोट लकार, ये सारे लकार आपको करने हैं। और इस लकारों में आपको इनके गण पे ध्यान देना है, भुआदि, अदादि, ज्योत्यादि इत्यादि। लेकिन ये गण करने से पहले इन पूरे धातु रूप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये परस्मैपदी है। ये जो 5 है ना, ये मेरा कर्सर अभी घूम रहा है, लट, रूट, लंग, विधिलिंग, लोट, तो ये परस्मैपदी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी इसके गण कीजिए। वैसे गण इतने भी ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करने चाहिए, है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ये परस्मैपदी का इतना है। उसके बाद ये आत्मनेपदी है, भुआदि, अदादि, ज्योतादि, दिवादि इत्यादि गण। एक्चुअली मेरा इसके साथ सीन ऐसा था कि मैं सिर्फ परस्मैपदी इतना ही करके गया था और ज़्यादातर इसमें ही आया था। लेकिन कुछ ये आत्मनेपदी में से भी एक दो आ गए थे, तो वो मैं फेंक के आ गया था। और फेंकने वाली चीज़ें हमेशा गलत ही होती है, आपको पता ही है। तो उतना आप छोड़ सकते हैं। देखो, आपको आउट ऑफ तो करना नहीं है, आपको टॉप तो करना नहीं है, आपको सिर्फ पास होना है। मेरा भी ऐसा ही था कि सिर्फ पास होना है। संस्कृत बड़े बड़े लोगों के पसीने छुड़ा देता है। इवन हमारी संस्कृत की मैम बोल रही थी कि संस्कृत का पेपर कठिन था। तो आप सोचिए कि क्या लेवल रही होगी। आप प्रार्थना कीजिए कि संस्कृत का पेपर आपके लिए आसान आए। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इतना किया था। आपको मैं सभी इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। आपके कैपेसिटी के अनुसार आप जितना करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन देखो, पूरा करते तो वेल एंड गुड, बेस्ट है। लेकिन अगर आपको सिलेक्टिवली करना है तो आपको मैं बोलूँगा कि ये परस्मैपदी इतना ही कीजिए, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। ठीक है, अब ये धातु रूप में पहला परस्मैपदी, आत्मनेपदी और तीसरा है चुरादिगण। तो भाई आत्मनेपदी का ही नंबर नहीं लगा, चुरादिगण का क्या है? तो चुरादिगण भी आपको देख लेना है, आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद 10वां है प्रत्यय। तो प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट टू आपको मस्ट करना है ये, क्योंकि ये स्कोरिंग है और इजी भी है। इसको आपको फुकट के मार्क्स मिलेंगे, मैं फुकट के मार्क्स ही बोलूँगा, आज आसान है ये बहुत। तो प्रत्यय आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो प्रत्यय में डेफिनेशन, परिभाषा, प्रत्यय के भेद प्रकार, क्त, क्त्वत, तव्यत, अनियर, शत्रु, शांच, ल्यूट, उणुल, कत्वा में ल्यप, णिनी, क्तीन, तुमुन, इतने सारे आपको प्रत्यय करने हैं। यहाँ पे जितने प्रत्यय दिए उतने आप कर लेते हैं ना, तभी भी आपकी नैया पार लग जाएगी। इसके बाद जनरली क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद आता है विशेषण। विशेषण इसमें क्या करना है, इसका कंसेप्ट समझना है और इसका आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो बस यही। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, जानता हूँ मैं लंबी इसलिए हो गई क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट ही ऐसा है, उसके लिए टाइम देना इम्पोर्टेंट है। तो मैं भी यहाँ पे आपके लिए टाइम दिया। तो आप भी संस्कृत की प्रिपरेशन के लिए टाइम दीजिए, रोज़ पढ़ाई कीजिए, और यहाँ पर आपका संस्कृत का सब्जेक्ट निकल जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप मेहनत भी ऐसी ही कीजिए। तो मिलते हैं संस्कृत के पेपर 2 के वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग और सब्सक्राइब दिस चैनल। अंत तक आपसे जुड़ा रहूँगा। तो मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।